इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटन खामून का खजाने से भरा टॉम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा ये टॉम 3000 सालों में पहली दफा खोला गया था। इसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूटन खामून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोले सोने के बराबर था। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम खजाना और सोना प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक मुहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए के बराबर बनती है। डिस्कवर ब्राइट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये टॉम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज़्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने के लिए एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो आखिर 3000 साल पहले जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तो तब एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये सोना कैसे माइन किया था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को अच्छी तरह स्टडी किया और इसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की गई। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और इसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये टूटन खामून की टॉम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां एंशिएंट माइनर्स ने इतना ज्यादा सोना निकाला था। लेकिन ये टास्क कोई आसान काम नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि ये सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गया था, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हुए हैं। इसी वजह से इनका मानना था कि अगर टूटन खामून की टूम में से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था, तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई ट्रेसेस मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी सहरा के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है इसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और इसका साथी इसी खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफर करने के बाद इन्हें पहाड़ के अंदर एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर इन्हें मालूम पड़ा कि ये एक कदीम जमाने का कुआं था जो कि पूरी तरह से खुश्क पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी फराहम करता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ कुछ और भी था जो कि इस कुएं से भी ज्यादा अहम था। थॉमस और इसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी दिखा जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारें और छत पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग के जरिए पेंटिंग्स बनाई गई थीं। जब इन पेंटिंग्स को गौर से देखा गया तो इसमें एक राज छुपा हुआ था जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त क्योंकि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, इसने बताया कि इन पेंटिंग्स में वही राज छुपे हैं जिनकी हमें तलाश है। पेंटिंग्स में साफ जाहिर था कि इस सहरा में बना कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहां एंशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर्स ने गोल्ड माइंस तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट प्लेसेस का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक एक रेस्ट प्लेस 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ था और एक रेस्ट प्लेस से दूसरे रेस्ट प्लेस तक पहुंचने के लिए माइनर्स को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और इसका दोस्त बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ इनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक इनको आगे मजीद ट्रेवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और वो मंजिल अब इंतहाई करीब दिखाई दे रही थी। इसी वजह से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता था,
لیکن گولڈ مائن جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آخر کار پورے 2 دنوں کے بعد تھامس کو ایک پہاڑ کے کنارے پڑے ڈھیر سارے پتھر دکھائی دیے۔ دیکھنے میں تو ایک نارمل سین تھا، لیکن تھامس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ گولڈ مائنرز کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ جی ہاں، اس جگہ پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کو توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ ہر پتھر جو دیکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا تھا، اس کو ان پتھروں سے بنے ٹولز کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا، اور پھر اس کرش میں سے سونے کے ذرات الگ کیے جاتے تھے۔ جب اس جگہ کی مزید سرچنگ کی گئی تو یہاں گولڈ مائننگ کے کئی ٹول زمین پر پڑے دکھائی دیے۔ کیونکہ تھامس کو اینشنٹ گولڈ مائننگ کے بارے میں کافی زیادہ نالج تھا، اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ اینشنٹ مائنرز ان پہاڑوں کو کھود کر ٹنلز بناتے تھے۔ ان ٹنلز میں خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر ان کو اس مائننگ کیمپ میں لایا جاتا تھا جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ مائننگ کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی، اور پھر وہ سونا کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا۔ تھامس کو ایک اینشنٹ گولڈ مائننگ کیمپ تو مل چکا تھا، افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹنلز کی وہ بات کر رہا تھا، ایک بھی ایسا ٹنل اس کو دکھائی نہیں دیا۔ شاید ہزاروں سال پہلے کھودے گئے ٹنلز کمزور تھے اور ارتھ کویک کی وجہ سے یہ کولیپس کر چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ گولڈ مائننگ کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اگر اس دور میں 100 سے زیادہ لوگ ایک ہفتے تک گولڈ مائننگ کا کام کرتے ہوں گے تو اس میں وہ صرف 1 سپون گولڈ کا اکٹھا کر سکتے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹن خامون کی ٹوم میں سے نکلنے والا سونا مائنز کرنے میں ہزاروں مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ کام کرنے میں کئی سال لگے ہوں گے۔ مائن کیا گیا یہ سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں کنگز ویلی میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپس میں ڈالتی تھی، جس میں ٹوٹن خامون کا ڈیتھ ماسک، کافنز، سٹیچوز، جیولری، چیئرز اور گولڈ چیریٹ بھی شامل تھا۔ 1922 میں ہاورڈ کارٹر نے جب یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا، تب اس میں 5000 مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کا کیٹلاگ بنانے میں ہی برٹش آرکیولوجسٹ کو پورے 10 سال لگ گئے تھے۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔